जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में जब हमें चोट कहीं पर लग जाता है तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर जिसके द्वारा हमारा जो ब्लड है वह थक्का के रूप में जम जाता है। तो गाइज आइए हम लोग इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो गाइज आप लोग थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का नाम सुने ही होंगे। तो मान लीजिए जैसे हम लोगों को कहीं पर चोट लगा तो अब जो चोट लगते ही जो है तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगा हम लोगों के थ्रोम्बोसाइट के पास, प्लेटलेट के पास। अब जो प्लेटलेट है वह तुरंत ही उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ये तुरंत जाएगा वायु से मिलकर, जो है थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा वायु के साथ मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देगा। जो हम लोगों का थ्रोम्बोसाइट है या वायु के साथ गया, या थ्रोम्बोसाइट है या वायु के पास गया, वायु को मिला, वायु से मिलने के पश्चात यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर दिया। तो गाइज अब यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो गया। पहले स्टेप में यही होता है जो हम लोगों का प्लेटलेट है, क्योंकि गाइज अब वायु के संपर्क में कैसे आएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर चोट लगा, अब यहाँ पर चोट लगा है तो यहाँ पर बाहरी माध्यम से वायु तो आएगा ही, क्योंकि चोट बाहर लगा है, अंदर तो लगा नहीं है। तो चोट बाहर लगा है जिसके कारण वायु आएगा। तो जो प्लेटलेट है, जो थ्रोम्बोसाइट है, वह वायु के संपर्क में आने के पश्चात थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर दिया। अब गाइस यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है यह जाएगा कैल्शियम के पास, बोलेगा कैल्शियम के पास जाएगा और उसे सूचना देगा कि चोट लगा है। तो कैल्शियम बोलेगा मैं क्या करूं, तो यह कैल्शियम से कहता है कि हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नामक विटामिन जो है वह निष्क्रिय है। जो हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नामक विटामिन है, आइए उसे जगाया जाए, वह निष्क्रिय है, उसे सक्रिय अवस्था में किया जाए। तो जो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन व कैल्शियम है दोनों मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं। मतलब यह मान लीजिए सो रहा है या निष्क्रिय अवस्था में है, तो दोनों मिलकर उसे सक्रिय अवस्था में लाते हैं। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है जब वह सक्रिय अवस्था में आ जाएगा तो वह थ्रोम्बिन कहलाएगा। गाइस निष्क्रिय अवस्था में है, सुस्त अवस्था में है, तो उसे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन बोलेंगे। जैसे ही वह सक्रिय अवस्था में आएगा तो उसे हम लोग थ्रोम्बिन बोलेंगे। गाइस जो है यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन आया या कैल्शियम के साथ मिला, अकेला कैल्शियम कुछ नहीं कर सकता। तो यह जो दोनों धातु है यह और यह दोनों मिल करके प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय किए। जो प्रोथ्रोम्बिन था वह तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय किए। तो जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन जब सक्रिय हुआ तो यह थ्रोम्बिन कहलाया। अब गाइस दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब जो है थ्रोम्बिन, और गाइस यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है क्योंकि इस प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसका जो टाइमिंग होता है, कहीं पर भी चोट लगता है उसका जो ब्लड का थक्का बनने का टाइमिंग होता है वो होता है केवल 4 मिनट। तो गाइज आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रक्रिया होती है कितनी तीव्र गति से होती है। तो गाइज अब यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय अवस्था में आया तो थ्रोम्बिन कहलाया। अब यह जो थ्रोम्बिन है फिर यह जाएगा विटामिन जो प्रोटीन है फाइब्रोनोजन के पास, जो प्रोटीन है फाइब्रोनोजन के पास गया। अब यह जो थ्रोम्बिन है, पहले तो प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय अवस्था में था तो इसे सक्रिय में थ्रोम्बिन। अब यह थ्रोम्बिन जो है अब यह निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित फाइब्रोनोजन प्रोटीन को सक्रिय करेगा। तो जब यह फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है जब यह सक्रिय अवस्था में आ जाएगा तो यह फाइब्रिन कहलाएगा। गाइस जो है थ्रोम्बिन है या निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को सक्रिय करेगा तो वह फाइब्रिन कहलाएगा। तो गाइज अब यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट। अब जो है यह फाइब्रिन जो है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे फाइब्रिन की संरचना ऐसे जालीनुमा होती है। गाइज इसमें जो छिद्र होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो गाइज जैसे मान लीजिए कहीं पर चोट लगा है तो ये जाकर वहीं पर जम जाते हैं। जैसे यहाँ पर चोट लगा है इतनी दूरी पर आकर यहीं पर जम गए। अब गाइस ये जैसे चलनी के आकार का होता है, जैसे चलनी में आटा को जब
लोग चालते हैं तो जो बड़े बड़े कण होते हैं ऊपर रह जाते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो गाइस उसी के प्रकार इसकी संरचना एकदम इसमें बहुत ही कम, इसमें तो काफ़ी दिख रहा है, इसमें जो फाइब्रिन बनता है इसमें जो है दूरी बहुत ही कम होती है। तो गाइज अब यहाँ पर है, मान लीजिए जैसे यह आरबीसी का ब्लड ऐसे गोलाकार होता है, यहीं पर डब्ल्यूबीसी भी आया, अब ये दोनों आकर इसमें फंस जाएंगे और प्लेटलेट भी रहेगा। अब सब आकर इसमें फंसेंगे, फंसने के पश्चात धीरे धीरे जो इसके छिद्र हैं ये पूरी तरह बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे जो इसके छिद्र हैं गाइज, इस प्रकार से जो छिद्र है या पूरी तरह बंद हो जाएंगे। अब ये बंद हुए तो जो ब्लड है वह बाहर तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि यह जालीनुमा है और बड़े बड़े कणों को रोक लिया। तो जो कण है प्लाज्मा है, वो जो उसके प्लाज्मा है वो सब बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड का थक्का बन जाएगा। जैसे गाइड चोट लगता है तो चोट लगने के 1 या 2 घंटे के बाद छोटा सा पपरी बांध लेता है। पपरी जो होता है वह इन्हीं सब जो है यहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो जमा होते हैं फाइब्रिन पे वही होते हैं। अब गाइस जैसा है, अगर आपको चोट लगा 2 घंटे बाद पपरी बांधत, अगर आप लोग फिर से उसे उखाड़ देंगे तो वहाँ से फिर से ब्लड जो है बहना शुरू होगा। तो उसके पश्चात फिर से ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, फिर से वहाँ पर ब्लड का थक्का बनेगा। तो गाइस एक निश्चित समय के पश्चात, जैसे मान लीजिए 2 दिन के पश्चात यह जो है पपरी खुद ही छोड़ देता है। छोटा मोटा घाव रहता है, अगर बड़ा घाव रहता है तो जितनी कोशिकाएं वहां से नष्ट होती हैं उनकी मरम्मत करने के पश्चात यह नष्ट होता है। अगर छोटा मोटा घाव होता है तो मैक्सिमम 2 दिन, और बड़ा घाव होता है तो जितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं उसके प्रकार से वहां पर जो है थ्रोम्बिन पपरी के रूप में बाहर निकलता है। अब गाइस पपरी बांध लिया, पपरी बांधने के पश्चात कुछ समय पश्चात वहां पे नई त्वचा का निर्माण होगा और यह पपरी छोड़ देगा। तो गाइस इस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग होता है। पहले तो गाइस थ्रोम्बोसाइड है, वायु के संपर्क में आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। अब यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जाएगा कैल्शियम के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को, जो निष्क्रिय अवस्था में है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय अवस्था में करेगा तो वह थ्रोम्बिन हो जाएगा। अब यह थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रिनोजन के पास। अब यह थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन निष्क्रिय में है अवस्था में है, तो फाइब्रिनोजन को जब सक्रिय अवस्था में करेगा तो यह फाइब्रिन कहलाएगा। अब फाइब्रिन की संरचना जालीनुमा होती है, यह बड़े बड़े कणों को, रुधिराणु को एकत्रित कर लेने के पश्चात ब्लड का जो बहना होता है बंद कर लेता है। तो गाइज इस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग होता है। तो गाइज अब आइए हम लोग इसके समरी के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन सा विटामिन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, किस प्रकार के रुधिराणु होते हैं। तो गाइज अब यह इसका समरी है। तो गाइज जो रुधिराणु होता है, कहीं पर भी चोट लगता है, जो रुधिराणु होता है इसे तुरंत ही पता चल जाता है कि हाँ चोट लगा है, वहां पर ब्लड को थक्का बनाना है, तुरंत ही इसे सूचना मिलता है और यह काम में लग जाता है। तो गाइस पहला होता है रुधिराणु, रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट बोलते हैं। इसके बाद गाइस दूसरा जो इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। जो प्रोटीन इसमें आवश्यकता होती है प्रोथ्रोम्बिन है, जब यह सक्रिय अवस्था में हो जाएगा तो इसे थ्रोम्बिन बोलेंगे, और जो फाइब्रिनोजन है जब यह सक्रिय अवस्था में हो जाएगा तो इसे फाइब्रिन बोलेंगे। अब फाइब्रिन की संरचना जालीनुमा होती है। इसके बाद गाइस इसमें धातु, कौन सा धातु है तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कैल्शियम है। इसमें कौन सा धातु है, कैल्शियम है। कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल करके इसको सक्रिय अवस्था में करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय अवस्था में होने के पश्चात यह थ्रोम्बिन कहलाएगा। इसके बाद गाइस जो इसमें विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के, गाइस जो विटामिन के होता है यही ब्लड को थक्का बनाता है। अब गाइस जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के बाहर कहीं पर भी चोट लगा तो गाइस सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर शरीर के बाहर चोट लगा तो वहां पर ब्लड को थक्का बनाना है, और हमारे शरीर में जो है ब्लड चारों तरफ फैला हुआ है तो क्या हमारे शरीर में ब्लड थक्का नहीं बनता है। तो गाइस इसको रोकने के लिए पहले तो गाइस ये समझ लीजिए, जो धातु जो विटामिन के होता है इसी के कारण हैमरेज आता है। अगर यह जो विटामिन के है अगर यह हमारे शरीर की नसों में अत्यधिक, तो
हमारे शरीर के जो नसें पतली होती है वो हमारे ब्रेन की होती है, दिमाग की होती है। तो अगर यहीं पर यह विटामिन के अत्यधिक अवस्था में एकत्रित हो जाएगा तो यहाँ पर अब ब्लड को या बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर क्लॉट हो गया है, वह जम गया है। जम जाने के पश्चात जो है ब्लड पीछे से तेजी से प्रेशर मारेगा। अब ब्लड पीछे से तेजी से प्रेशर मारने के पश्चात भी जो है वह नहीं हटेगा तो जो वहाँ की नसें होती है उन पर इतना अत्यधिक प्रेशर जाता है जिसके कारण वे फट जाती हैं। फटने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गाइस यही प्रक्रम जो ब्लड का थक्का बनना होता है यही सर्प के काटने पर होता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्प है और वो बाइट किया, बाइट करने के पश्चात जो उसका वेनम है, जो जहर है, वो हमारे शरीर में जाता है। पहले तो जाएगा शरीर में, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र नहीं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह उससे लड़ेगा। लड़ने के पश्चात जब उसका वेनम जो है वह उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा तो हमारे पूरे शरीर में फैलने के पश्चात हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है। मेन कार्य क्या होता है, जो उसका सर्प का वेनम होता है, जो जहर होता है, हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट कर देगा, ब्लड को जमा देगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे गाइस यहाँ पर सर्प काटा और जहर जो है इसके नसों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब पूरे शरीर में फैला, अब पूरे शरीर में ब्लड है, ब्लड में जो होता है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान होता है, ऊतकों को ऊर्जा प्रदान होता है, अंगों को। तो वह ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो गाइस जब डॉक्टर क्या करता है, तो जो सर्प का वेनम है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले उसके सर्प के वेनम का एंटीडोट देता है। एंटीडोट जो होता है वह जाता है और सर्प के वेनम की सक्रियता को निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की जान बच जाती है। तो गाइस अगर कभी भी आपके घर में या कहीं पास पड़ोस में सर्प काटता है किसी को, तो आप लोग ये झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, आप लोग सीधे अपने अस्पताल जाइए, वहाँ पर एंटीडोट लीजिए, इंजेक्शन के माध्यम से देंगे, आप पूरी तरह से बच जाएंगे। और अगर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो उससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि गाइस जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है सर्प के वेनम के द्वारा बहुत ही जल्दी होता है, जिसके कारण मरीज की जान भी जा सकती है अगर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे। तो गाइस आप लोग जान गए ब्लड का क्लॉटिंग किसके द्वारा होता है, विटामिन के द्वारा। और जब सर्प काटता है तो उसके वेनम के द्वारा जो हमारा ब्लड होता है एकदम पूरी तरह थक्का बन जाता है। तो गाइस अब विटामिन के जो है हमारे ब्रेन की नसों में एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज की समस्याएं हो जाती हैं। अब गाइस अब मान लीजिए जैसे सबसे बड़ी समस्या, ब्लड अगर बाहर चोट लगा तो ब्लड को थक्का बनाना है, हमारे शरीर में ब्लड है उसे थक्का कैसे बना, मतलब उसे तो थक्का नहीं बनना है, और अगर चोट लगा तो वहाँ पर थक्का बनना है। तो थक्का अंदर न बनने के लिए हेपारिन नामक लीवर के द्वारा हेपारिन स्रावित किया जाता है। यह जो होता है यह हेपारिन वह इन सब पे भारी पड़ जाता है, यह बोलता है आओ ब्लड को जमा कर दिखाओ, या इन सभी से जो इतने सभी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोन, फाइब्रिन, ये जो है ना इनसे अत्यधिक मजबूत होता है। जो ये दोनों विटामिन है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इससे अत्यधिक सक्रिय होता है और बोलता है आओ ब्लड को जमा कर दिखाओ। तो यह इनसे सक्रिय होता है, इनको हरा देता है, मतलब जैसे युद्ध होता है तो हार गए जीत गए, वैसे इसमें होता है, इसके सक्रियता को निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो किसके द्वारा नहीं क्लॉटिंग होता है, हेपारिन के द्वारा। हेपारिन कहाँ से स्रावित होता है, हेपारिन जो स्रावित होता है प्रोटीन है या हमारे लीवर के द्वारा स्रावित होता है। तो गाइज हेपारिन जो होता है हमारे शरीर में ब्लड को थक्का नहीं बनने देता। तो गाइज अब मान लीजिए अंदर तो नहीं बनने देगा, क्यों नहीं बनने देगा, क्योंकि यह इन सभी से अत्यधिक मजबूत है, अत्यधिक इनसे सक्रिय है और इनकी क्षमता है उसको निष्क्रिय कर देता है। अब गाइज क्या कारण होता है कि हम लोगों को बाहर चोट लगा और यह जो हेपारिन है या बाहर कैसे चोट को लगा तो वहाँ पर थक्का बनाने देता है। तो जो गाइज जो हेपारिन होता है अगर यह वायु के संपर्क में आता है, हेपारिन अगर वायु के संपर्क में आता है तो यह नष्ट हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है। तो गाइस जिसके कारण वहाँ पर जो होता है हेपारिन नष्ट हो जाता है, तो ये थ्रोम्बोसाइड और थ्रोम्बोप्लास्टिन सभी इतने प्रक्रम जा करके वहाँ पर ब्लड को
थक्का बना देते हैं। अगर हिपैरिन जीवित रहे तो वहां पर ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। और गाइस ब्लड का थक्का बनना ही है, क्योंकि बाहर चोट लगेगा तो वहां पर वायु निश्चित पहुंचेगी। ऐसा तो है नहीं कि वायु निश्चित नहीं पहुंचेगी, तो वहां पर जो है ब्लड जो है थक्का बन जाएगा। अब गाइस एक बीमारी होती है मनुष्यों में, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया बीमारी होती है, इसमें अगर कहीं व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसमें जो है रक्त का लगातार स्राव रहता है, भले उसमें वायु लगे, वायु का स्पर्श हो, क्योंकि गाय जो उसमें हिपैरिन होता है यह इतना अत्यधिक सक्रिय हो जाता है कि यह बाहर से भी वायु के स्पर्श होने पर भी जो है मरता नहीं है। इसका जो क्षमता होता है बहुत ही अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण यह जब व्यक्ति को, हीमोफिलिक व्यक्ति को चोट लगता है गाइस, तो वहाँ पर ब्लड लगातार बहता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है। क्योंकि गाइस यह अनुवांशिकी विकार भी है जो हीमोफीलिया है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो गाइस हीमोफीलिया में हिपैरिन अत्यधिक सक्रिय होता है, और एक वैसे व्यक्ति में, जनरल मैन में हिपैरिन निष्क्रिय हो जाता है वायु की अवस्था में, और ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। अब गाइस जो ये तीनों प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन और प्रोथाम्बिन, ये दो, और हिपैरिन, ये तीनों जो है लीवर से स्रावित होते हैं, और ये जो है इनसे अत्यधिक सक्रिय है, जिसके कारण शरीर के अंदर जो है ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। तो गाइस आप लोग समझ गए कि कैसे हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। और गाइस जैसे आप लोग समझिए, कभी भी डॉक्टर अगर आपको इंजेक्शन लगाता है तो आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है तो जो उसका सुई में दवा भरा होता है, और उसको पहले जैसे ये सुई हो गया तो पहले जो सुई है इसे ऐसे ठोकेगा, ठोकने के पश्चात फिर इसके पश्चात जो पीछे से सिरिंज होता है उसको और आगे तक ठेलेगा, ताकि जो यहाँ सुई है, जैसे मान लीजिए सुई है, सुई में जो दवाई होता है वो भी कुछ बाहर चला आता है। क्यों गाइस? ताकि जो ये सुई है इसमें वायु न रहे, जिसके कारण यहाँ पर जो है वह बाहर दवाई को गिरा देता है, फिर इसके पश्चात व्यक्ति को दवा लगाता है, व्यक्ति को वैक्सीनेशन करता है, ताकि जो वायु है वह कभी भी शरीर के अंदर न जाए। और अगर चला भी जाता है गाइस तो यहाँ की जो यहाँ की नसें होती हैं मोटी होती हैं, उन पर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी गाइस अगर आप लोग देखे होंगे कि कभी डॉक्टर जो होते हैं ठोकते नहीं है इसको, वैसे ही और बिना दवा को निकाले, दवा शीशी से निकाले और डायरेक्ट व्यक्ति को लगा देते हैं। लगाने के 2-10-12 मिनट बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा फूल जाता है, फूलने के पश्चात जो मरीज रहता है उसको काफ़ी दर्द होता है और पूछता है डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब अब बताएंगे नहीं कि हमारी गलती है, क्योंकि हमने सुई में जो आपको इंजेक्शन दिया उसमें वायु चला गया था, अब वायु जाकर यहाँ पर क्लॉटिंग की स्थिति को पैदा कर रहा है। तो गाइस बताएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे, बोल देंगे कि आप गर्म पानी से यहाँ पर सिकाई कर लीजिए तो सही हो जाएगा। तो गाइस जब यहाँ पर गर्म पाता है तो वायु जो है यह हमारे त्वचा के माध्यम से बाहर चला आता है, थोड़ा बहुत वायु रहता है तो वह बाहर चला आता है, तो यहाँ का जो दर्द होता है वह सही हो जाता है। क्योंकि गाइस अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो वायु यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर काफ़ी देर तक, 1-2 दिन तक दर्द यहाँ पर बना रहता है। और गाइस जैसे और आप एक लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कभी भी किसी व्यक्ति को पानी चढ़ रहा है तो जो पानी की बोतल होती है उसमें पानी चढ़ने में, पानी जो व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, पानी जो होता है जैसे मान लीजिए शीशे है, इतना पानी बचा रहता है, इसके पहले जो है डॉक्टर जो होते हैं पानी को चढ़ाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गाय जो है यहाँ पीछे इतना तक दवा आ गया है, पानी आ गया है, तो यहाँ पर पूरा वायु भर जाता है। अगर हो सकता है डॉक्टर ध्यान न दे और अगर यही पूरा चला जाए, पूरा शरीर में चला जाए इतना भी जो पानी रहे, तो यहाँ पर जो वायु बचेगा यह वायु भी शरीर के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की अवस्था आ सकती है, हिपैरिन वहाँ पर निष्क्रिय हो सकता है। तो गाइस इसी कारण जो है किसी व्यक्ति को पानी चढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा पानी जो बचा रहता है उसे उतने पर ही डॉक्टर पानी को चढ़ाना बंद कर देते हैं, ताकि वायु शरीर में प्रवेश न कर पाए। तो गाइस आशा करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। तो गाइस अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।